नमस्कार दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी को लेकर के किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो आपकी गाड़ी का जो चालान है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। शायद आप लोगों के मन में कभी ख्याल आया हो कि यह ऑटोमेटिक चालान कैसे होता है, कैसे हमारी गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट किया जाता है और उसका ऑटोमेटिक चालान किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि ऑटोमेटिक चालान का प्रोसेस क्या है। जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ऑटोमेटिक चालान प्रोसेस। मैं इस वीडियो में आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक चालान कैसे होते हैं वो प्रोसेस बताऊंगा और लगभग यही प्रोसेस हर नेशनल हाईवे या हर एक्सप्रेसवे का होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो आप चाहे किसी भी नेशनल हाईवे पर हो या एक्सप्रेसवे पे हो, आपको चालान का प्रोसेस पता हो जाए और शायद आप जो इसके जो रूल्स हैं उसको ब्रेक नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे तो आपका चालान भी नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंस्टा XYZ पर। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये अपनी स्क्रीन पर ये एक साइड की रोड है, मतलब ये एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है और ये दूसरी तरफ की जो रोड है इधर से ट्रैफिक आ रहा है। जैसा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग करके ये लेन को डिवाइड किया हुआ है। अब जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो ये लेन है ये डिवाइड क्यों होती है और इन जो डिवाइडेड लेन है इसका रूल्स क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक साइड की रोड है। मान लीजिए ये जो है ये आपकी आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है रोड। तो यहाँ पर ये देखिए, जो पहली लेन है ये लेन 1 है, मतलब ये जो बीच का है ये मीडियन है। ये एक तरफ की रोड है और ये दूसरी तरफ की रोड है। चाहे इधर की बात कर ले चाहे इधर की बात कर ले, जो सिस्टम है वो दोनों में सेम ही होता है। जैसा कि ये देखिए, ये लेन 1 है, जो पहली लेन होती है ये लेन 1 होती है। इसको हम ओवरटेकिंग लेन बोलते हैं। इसके बाद वाली ये जो लेन 2 है जिस पर ये कार आपको दिख रही होगी, इसको कार LMV लेन बोलते हैं, मतलब ये लो मोटर व्हीकल लेन होती है। इसमें जो छोटे व्हीकल्स होते हैं जैसे कार हो गया, पिकअप हो गया और जो 4 व्हीलर्स की जो व्हीकल होते हैं वो इसमें चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, लेन 3 है। लेन 3 को बेसिकली ये देखिए बस ट्रक लेन बोलते हैं, मतलब ये हैवी व्हीकल्स के लिए होती है। तो इस प्रकार लेन 1, लेन 2, लेन 3 और एक जो है आपको साइड में दिखाई दे रही है ये एक्स्ट्रा लेन होती है। ये ट्रेवलिंग के लिए नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपको गाड़ी 2 4 5 मिनट के लिए रोकना है तो आप इधर साइड वाले एरिया में गाड़ी को रोक सकते हैं। बेसिकली ये 3 लेन ही यूज में आती है। इसी प्रकार 3 लेन एक तरफ और 3 लेन दूसरी तरफ। इस प्रकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कुल 6 लेन का एक्सप्रेसवे। यहाँ पर आप देख करके समझ गए होंगे कि ये जो लेन है, लेन का काम क्या होता है। पर्टिकुलर लेन का एक अपना काम होता है, जैसे कि ये जो फर्स्ट लेन है दोनों तरफ, ये केवल ओवरटेकिंग के लिए ही यूज होती है। इसको आप मतलब इसमें आप लगातार गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। जब भी आपको ओवरटेक करना हो तब आप इस लेन का प्रयोग करेंगे। सेकंड लेन जो कार और LMV लेन है, इसमें जैसे 4 व्हीलर है, जो छोटी जो व्हीकल्स हैं वो इसमें ट्रेवल करेंगे। इसके बाद जो हैवी व्हीकल है वो लेन 3 में ट्रेवल करेंगे। अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तब भी आप चालान के प्रोसेस से बच सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सप्रेसवे जो नए हैं उसमें अगर आप कोई किसी रॉन्ग लेन में अपनी ड्राइविंग करते हैं तब भी उस पर चालान हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो स्पीड का चालान है, जो ओवर स्पीड का चालान है, वह कैसे होता है। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये जो आपकी ये रोड गई हुई है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की रोड है। यहाँ पर ये मान लीजिए ये आगरा से स्टार्ट हुआ है किलोमीटर 0 और फिर ये एंड हुआ है लखनऊ में आकर के। यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो माइलस्टोन के बोर्ड होते हैं, किलोमीटर संख्या के बोर्ड होते हैं। तो जब आप आगरा से ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला बोर्ड आपको 0 किलोमीटर का मिलेगा, मतलब 0 के बाद जो 1 किलोमीटर का बोर्ड होगा वो आपको मिलेगा। और ये 1 किलोमीटर का बोर्ड दोनों तरफ रहेगा, मतलब आप अगर आगरा से लखनऊ की साइड जा रहे होंगे तब भी आपको 1 किलोमीटर का ही बोर्ड दिखेगा और आप लखनऊ से आगरा की तरफ जा रहे होंगे और इस पॉइंट पर होंगे तब भी आपको 1 किलोमीटर का ही बोर्ड दिखेगा। ठीक इसी प्रकार जब आप आगरा से लखनऊ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये किलोमीटर के बोर्ड ऐसे देखिए बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 100 150 200 250 300 और ये 302 पर जाकर के ये आपका एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा। आप लखनऊ में इंटर कर लेंगे। इसी प्रकार जब आप लखनऊ से आगरा की तरफ ट्रेवल करेंगे तो ये किलोमीटर संख्या 302 से स्टार्ट होगा, मतलब जो किलोमीटर का बोर्ड होगा वो रोड के दोनों तरफ सेम होगा। इधर से 302 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप आगरा की तरफ बढ़ते जाएंगे ये किलोमीटर संख्या के बोर्ड कम होते जाएंगे। 302, 300, 250, 200, 100 ऐसे ऐसे करते करते जब आप आगरा पहुंचने वाले होंगे तो आपको किलोमीटर संख्या 1 का बोर्ड दिखाई देगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब भी आप एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल करेंगे या किसी नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करेंगे तो नेशनल हाईवे पे तो माइलस्टोन के बोर्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे जितने भी हैं यूपी के, उन पे जो माइलस्टोन के बोर्ड हैं वो दोनों तरफ सेम ही होते हैं।
मान लीजिए आप अगर आगरा से लखनऊ जाते समय किलोमीटर 10 बोर्ड के पास में खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ भी किलोमीटर 10 का ही बोर्ड होगा। इस प्रकार जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी किसी को देंगे, तो किलोमीटर के हिसाब से ही देंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ सेम ही रहेगा। बस आपको इतना बताना होता है कि आप आगरा से लखनऊ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं या लखनऊ से आगरा की तरफ। अब आगे मैं बताऊंगा कि एक्सप्रेस वे पे जो चालान होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैंने पीछे बताया आपको कि किलोमीटर 0 से स्टार्ट होकर के किलोमीटर 302 तक ये एक्सप्रेस वे फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 जो पॉइंट हैं यहाँ पर ये देखिए पिन किए हुए हैं। KM32, KM114, KM169, KM232, KM280। मतलब ये किलोमीटर संख्या के बोर्ड है, माइलस्टोन के बोर्ड है। जिन लोगों ने एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल किया होगा उन लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक्सप्रेस वे पर काफी जगह पर जो स्पीडोमीटर है, मतलब जो जिसमें गाड़ी की स्पीड दिखाई देती है, वो गैंट्री बोर्ड लगे हुए हैं। तो वो इस किलोमीटर पर लगे हुए हैं। पहला गैंट्री बोर्ड जब आप आगरा से लखनऊ की तरफ ट्रेवल करेंगे तो किलोमीटर 32 पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके व्हीकल्स की स्पीड काउंट होती है, मतलब दिखाई देती है। जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर आपको स्पीड दिखाई देती है। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जब आप ट्रेवल करते हैं और सामने स्पीडोमीटर आता है तो उसमें जो स्पीड दिखाई देती है उसके आधार पर चालान होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां पर स्पीडोमीटर के सामने गाड़ी को धीमा कर लेते हैं ताकि उनकी गाड़ी स्लो रहे और स्पीडोमीटर से उनका चालान ना हो। लेकिन ये जो लोगों की जानकारी है यह सही नहीं है, क्योंकि जो ऑन द स्पॉट स्पीड दिखाई देती है स्पीडोमीटर में, उसके आधार पर चालान नहीं होता है। अभी मैं आपको पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर चालान कैसे होता है। जो स्पीडोमीटर है, अगर वहां पर जो 100 ही स्पीड है उससे चालान नहीं होता है तो फिर कैसे होता है। इसको जानने से पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि देखिए यहाँ पर पहला जो गैंट्री बोर्ड आपको मिलेगा वो 32 पे मिलेगा। अलग अलग एक्सप्रेस वे पर इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने लाइव उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए किलोमीटर संख्या 32 पर आपको स्पीडोमीटर मिला, बोर्ड मिला। उसके बाद में आप ट्रेवल करते हुए चले आए, किलोमीटर 114 पर आपको दूसरा स्पीडोमीटर मिला। उसके बाद फिर आप ट्रेवल करते हुए चले आए, फिर तीसरा 169 पर आपको वैसा ही स्पीडोमीटर का बोर्ड मिला। फिर चौथा बोर्ड आपको 232 पर मिला, पांचवा बोर्ड 280 पर मिला। अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आगरा से लखनऊ की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो आपकी ये जितने भी ये गैंट्री बोर्ड है यहाँ पर स्पीड काउंट होती है। जब आप इस 32 वाले गैंट्री बोर्ड से क्रॉस होंगे, यहाँ पर आपकी स्पीड काउंट होगी और साथ में आपका टाइम भी काउंट होगा। उसके बाद जब आप इस बोर्ड से क्रॉस होंगे तो यहाँ पर आपका स्पीड और किस टाइम पर आपने क्रॉस किया है वो काउंट होगा। ऐसे करके पांचों गैंट्री बोर्ड पर आपकी स्पीड और किस टाइम आपने क्रॉस किया है वो काउंट होता है, और इनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता है, वहां पर ये स्टोर होता रहता है। अब आगे के विजुअल से आप समझ पाएंगे कि आखिर चालान का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सभी गैंट्री बोर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जैसा कि जब आप किलोमीटर 32 पर होंगे, तब मान लीजिए आप किलोमीटर 32 से लेकर के 114 तक जब जाएंगे तो पहले और दूसरे गैंट्री बोर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 82 किलोमीटर है। मतलब किलोमीटर 32 से 114 पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आप 82 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे गैंट्री बोर्ड से तीसरे गैंट्री बोर्ड के बीच की डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। फिर इसी प्रकार तीसरे से चौथे के बीच की 63 किलोमीटर है। चौथे से पांचवे के बीच की जो दूरी है वो 48 किलोमीटर है। इसी प्रकार आप किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर होंगे तो किन्हीं दो जो गैंट्री बोर्ड होंगे उनकी बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, जो लगभग एवरेज है 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के राउंड होगी। यहाँ पर देखिए, पहले दो गैंट्री बोर्ड के बीच की 82 है, दूसरे से तीसरे की 55, तीसरे से चौथे की 63 और चौथे से पांचवे की 48। यहाँ पर मैं जो अलग अलग गैंट्री बोर्ड के बीच की डिस्टेंस और टाइम की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के आसानी से समझ में आ सके कि आखिर चालान का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। अब तक आप यहाँ पर गैंट्री बोर्ड की लोकेशन और सभी गैंट्री बोर्ड की लोकेशन और उनके बीच की डिस्टेंस को समझ चुके होंगे। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहले गैंट्री बोर्ड जो किलोमीटर 32 पर था और दूसरा गैंट्री बोर्ड जो किलोमीटर 114 पर था, इसको उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप किलोमीटर 32 पर जब थे पहले गैंट्री बोर्ड पर, 9 बजे आपने इसको क्रॉस किया, करेक्ट 9 बजे। उसके बाद में आपने टोटल डिस्टेंस जो थी 82 किलोमीटर की वो आपने ट्रेवल की और आप पहुंच गए 114 पर, मतलब दूसरे गैंट्री बोर्ड पे। और दूसरे गैंट्री बोर्ड को मान लीजिए आपने 9:49 पर क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर जो साइंस का बेसिक फॉर्मूला है स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करने का, कि मान लीजिए जैसे आपने टोटल 82 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और यहाँ पर टाइम देखिए आपका कितना लगा, 9 बजे आप यहाँ पर थे 32 किलोमीटर पर और 9:49 पर आप 114 किलोमीटर पर थे। मतलब आपने इसके और इसके बीच का टाइम गैप देखेंगे 49 मिनट 12 सेकंड लगे। मतलब आपने 49 मिनट और 12 सेकंड में 82 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। तो आप जब बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल करके 100 आएगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्पीड की।
मान लीजिए आप 32 पर निकल गए, उसके बाद आप 40 पर रुक गए, 5 मिनट रुके, फिर आपने एकदम से 150 की स्पीड से भगा लिया, फिर कहीं रुके, तो यहाँ पर अलग अलग स्पीड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप किलोमीटर 32 से किलोमीटर 114 पहुंचने के बीच में जो 82 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, वो आपने कितने टाइम में तय की, मतलब कुल समय आपको कितना लगा। तो आपको 82 किलोमीटर तय करने में 49 मिनट और 12 सेकंड का समय लगा, तो आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्लस आएगी। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर जो लो मोटर व्हीकल है, मतलब जो कार और जो छोटे व्हीकल्स हैं, उनकी एवरेज स्पीड 100 है। अगर आपकी एवरेज स्पीड 100 रहती है तो आपका चालान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए 9:49 की बजाय इससे कम समय लिया, मान लीजिए 9:48 लिया, तो ये टाइम आपका कम हो जाएगा और डिस्टेंस तो आपकी फिक्स ही है, तो आपकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे में होता यही है कि एक गैंट्री बोर्ड से दूसरे गैंट्री बोर्ड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको कैलकुलेट करने में आपने कितना समय लिया, अगर ये समय आपका कम रहा, उसी के आधार पर आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाती है। और अगर ये एवरेज स्पीड 100 से ऊपर रही तो आपका चालान हो जाएगा। यहाँ पर भी दो कंडीशन है। मान लीजिए कि गैंट्री बोर्ड क्रॉस करते समय ही आपकी स्पीड 100 से ऊपर है, तब भी आपका चालान हो जाएगा। वो इंस्टेंट स्पीड पर होता है कि आपने 100 के ऊपर की स्पीड से गाड़ी क्रॉस की है, मतलब आप ओवर स्पीडिंग की है, तो वो फर्स्ट केस में चालान होता है। बाकी दूसरा प्रोसेस ये है कि दो गैंट्री बोर्ड के बीच की जो एवरेज स्पीड होती है, अगर वो 100 से ऊपर हुई तो आपका चालान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको 114 के बाद जो 169 पर बोर्ड था, उसके बीच की भी ऐसी डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, किलोमीटर 114 से 169 के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 55 किलोमीटर थी। सेम वैसे ही मान लीजिए आप किलोमीटर 114 पर 9 बजे थे और 169 पर 9:33 में थे, तो आपने 33 मिनट में 55 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो आपकी एवरेज स्पीड निकलकर 100 आई। अगर आप 33 मिनट से कम समय लेंगे, 30 सेकंड में कम समय लेते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी, 102 105 हो जाएगी, तो भी आपका चालान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए 169 से किलोमीटर 232 की बीच की दूरी देखा जाए तो 63 किलोमीटर थी। सेम वैसे ही मान लीजिए अगर इसको क्रॉस करने में आपको 37 मिनट और 48 सेकंड का समय लगा, तो आपकी एवरेज स्पीड 100 आएगी। और इससे कम समय अगर आप लेंगे तो जाहिर सी बात है, आपने ओवर स्पीडिंग की होगी, तो आपकी ये जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपका चालान हो जाएगा। फिर लास्ट ये 232 से 280 के बीच में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि 48 किलोमीटर की डिस्टेंस 28 मिनट और 48 सेकंड में अगर आप तय करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड 100 आएगी। लेकिन जैसे ही आप समय को कम करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सभी गैंट्री के बीच की स्पीड और डिस्टेंस को एक पास कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए 32 पर थे, 32 से 114 आने में 82 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर आप 49 मिनट और 12 सेकंड से कम का समय लेंगे, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वह 100 से ऊपर आ जाएगी, तो आपका चालान हो सकता है। ठीक इसी प्रकार 114 से 169, 169 से 232 और 232 से 280। अब शायद आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि मान लीजिए आपने 32 से 114 के बीच में भी ओवर स्पीड कर दी, उसके बाद में 114 से 169 के बीच में ओवर स्पीड नहीं किया, फिर 169 से 232 के बीच में ओवर स्पीडिंग कर दी, और फिर 232 से 280 के बीच में भी ओवर स्पीडिंग कर दी, तो आपने टोटल 3 बार ओवर स्पीडिंग कर दी। या मान लीजिए आपने चारों जगह से ओवर स्पीडिंग कर दी, तो क्या आपके 4 चालान होंगे? तो ऐसा नहीं है। इसमें सिस्टम ये काम करता है कि मान लीजिए ये एक गैंट्री, दो गैंट्री, 3 4 5, पांचों गैंट्री के बीच में आपकी 4 एवरेज स्पीड निकल कर आएंगी। चारों एवरेज स्पीड में जो एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उसी को बेस बना करके आपका एक चालान किया जाएगा। और ये कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं होता है। मान लीजिए आप इस गैंट्री 32 गैंट्री बोर्ड से 114 गैंट्री बोर्ड के बीच में अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो वहाँ का जो लोकल आरटीओ होगा, मतलब मान लीजिए 114 पर का जो क्षेत्र लगता होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ के आरटीओ को ये डेटा है, ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है और आरटीओ के द्वारा ही चालान किया जाता है। इसमें कोई मैनुअल रोल नहीं होता है। मान लीजिए आपने 32 से 114 के बीच में ओवर स्पीडिंग की, तो आपका जो डेटा है, गाड़ी नंबर, टाइम, डिटेल, फोटो वगैरह जो है वह डेटाबेस में सेव होती है और वो वहीं से संबंधित आरटीओ के पास में ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, मतलब एक गैंट्री बोर्ड से दूसरे गैंट्री बोर्ड के बीच में जो आपकी एवरेज स्पीड रहेगी, अगर वह 100 से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपका जो डेटा है, जो सब कुछ जानकारी है, वह संबंधित आरटीओ को ट्रांसफर हो जाती है और वहीं से आपका ऑटोमेटिक चालान हो जाता है। ऐसे में किसी भी पर्सन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। फुल्ली जो भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक। जैसा कि मैंने आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो लो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी एवरेज स्पीड 100 है। अगर आप 100 से ऊपर जाएंगे तो चालान होगा, और वहीं बस और ट्रक की जो एवरेज स्पीड है वह 80 है। मतलब अगर 80 से ऊपर अगर इनकी एवरेज स्पीड आती है तो उनका चालान हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही प्रोसेस सभी एक्सप्रेसवे, सभी हाईवे पर होता है। बस ये
लोकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन मान लीजिए आप किसी भी एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल कर रहे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, तो वहां पर भी सेम यही प्रोसेस लागू होता है कि किन्हीं दो गैंट्री बोर्ड के बीच में अगर आपकी एवरेज स्पीड है जो भी तय एवरेज स्पीड से अधिक आती है, तो आपका ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारियाँ और एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।